हेलो फ्रेंड्स, कंसेप्चुअल क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम लोग सूर्यवंश के बारे में पढ़ेंगे। सूर्यवंश की स्थापना जो है दोस्तों वह शेरशाह सूरी के द्वारा किया जाता है। 1540 ईस्वी में हुमायूं से बिलग्राम या जिसे कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, इस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी के द्वारा दिल्ली और आगरा का जो क्षेत्र रहता है उस पे एक नए वंश सूर्यवंश की स्थापना की जाती है। तो इस युद्ध के बाद जो मुगल वंश का सत्ता रहता है उसको शेरशाह सूरी के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है और एक नए वंश सूर्यवंश की स्थापना की जाती है। और इसके तहत जो है दोस्तों सूर्यवंश के शासकों ने 1540 ईस्वी से 1555 ईस्वी तक दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों पे शासन किया है। लेकिन सूर्यवंश के सबसे प्रमुख शासक के रूप में अगर देखा जाए तो वह शेरशाह सूरी को देखा जाता है। और शेरशाह सूरी का जो पीरियड रहा है दोस्तों शासन करने का, यहाँ पे वह 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक यानी कि 5 वर्षों का शासनकाल यहाँ देखने को मिलता है। इन 5 सालों में शेरशाह सूरी के द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य कराए जाते हैं और कई युद्ध लड़े जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बारी बारी से देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ने से पहले उसके कुछ जो प्रारंभिक जीवन हैं, उनके कुछ जो परिचय हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो शेरशाह सूरी के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म 1472 ईस्वी में होशियारपुर जिला में हुआ था। तो शेरशाह सूरी का जन्म दोस्तों 1472 ईस्वी में होशियारपुर जिला में हुआ था। इनके बचपन का नाम जो था वह फरीद खां था। तो शेरशाह सूरी को बचपन में फरीद खां के नाम से जाना जाता था। इनके पिता का नाम हसन खां था जो कि सासाराम के ही जो छोटा सा जागीर रहता है उनका जमींदार रहते हैं। तो इनके पिता का नाम हसन खां रहते हैं जो कि सासाराम के जमींदार रहते हैं। अगर इनके पिता के बारे में बात किया जाए तो इनके पिता ने 4 शादियां की थी और जो शेरशाह सूरी रहते हैं, जो फरीद खां रहते हैं, वह सबसे जो पहली पत्नी रहती है उसके पुत्र रहते हैं। और कहा जाता है कि जो हसन खां हैं वह अपने जो सबसे छोटी पत्नी रहती है, जो सबसे लास्ट वाली पत्नी रहती है, उससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। और इसी कारण जो होता है कि हसन खां का जो है शेरशाह सूरी से उतना लगाव अच्छा नहीं रहता है। और उसका नतीजा यह होता है कि 20 वर्ष के उम्र में शेरशाह सूरी जो हैं, जो कि फरीद खां के नाम से जाने जाते थे बचपन में, वह अपने पिता का जो शासन रहता है, जो सासाराम का जो एरिया रहता है, उसे छोड़ देते हैं और छोड़कर वह जौनपुर चले जाते हैं। और कहा जाता है कि फरीद खां का जौनपुर में ही प्रारंभिक शिक्षा संपन्न हुई थी। तो अपने पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं होने के कारण यह जो है अपने पिता का जो शासन रहता है उसको छोड़ करके जौनपुर चले जाते हैं, जहां से वह प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। आगे बोला जाता है इनके बारे में कि फरीद खां को ही, शेरशाह सूरी को ही आगे जाकर के शेर खां की उपाधि दी जाती है। यह शेर खां की उपाधि जो है बहार खां लोहानी के द्वारा इनको दिया जाता है। तो यह क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो इसे आप याद रखिएगा कि शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। तो शेर खां की उपाधि जो है इनको बहार खां लोहानी के द्वारा दिया गया था। तो ये जो बहार खां लोहानी रहते हैं वह दक्षिण बिहार का सूबेदार रहते हैं और उन्हीं के द्वारा कहा जाता है, बहुत सारी कहानियां मिलता है कि उनके यहाँ जब ये रह रहे होते हैं तो एक शेर की हत्या जो है अपने तलवार से एक ही बार में कर देते हैं, इसीलिए इनको वह शेर खां की उपाधि देते हैं। तो चलिए और जानते हैं शेरशाह के बारे में। कहा जाता है कि 1497 ईस्वी में जब
शेर शाह के पिता जो हसन खां रहते हैं, उनकी मृत्यु जब हो जाती है तो वह अपने पिता का जो शासन क्षेत्र रहता है उसमें वह आकर अपने पिता के राजपाट को संभालने लगते हैं। और कहा जाता है कि 1497 ईस्वी से 1508 ईस्वी तक वह अपने पिता के जागीर को संभालते हैं, पिता के शासन को वह आकर के संभालते हैं। और बाद में कहा जाता है कि चूँकि उनके कुल 8 भाई रहते हैं, हसन खां के 8 पुत्र रहते हैं, तो भाइयों में उतना अच्छा संबंध नहीं होने के कारण, अनबन चलने के कारण वह 1518 के बाद वह यह जो शासन रहता है, उस शासन क्षेत्र रहता है, उसे यह छोड़ देते हैं और छोड़कर वह दक्षिण बिहार में बहार खान लोधी, जो कि इन्हें शेर खां की उपाधि दिए थे, बहार खान लोहानी के पास चले आते हैं। तो 1518 में सासाराम को छोड़ दिया जाता है इनके द्वारा और दक्षिण बिहार का जो सूबेदार रहते हैं बहार खान लोहानी, उनके पास चले आते हैं। कहा जाता है कि उनके पास आकर यह नौकरी कर लेते हैं और यही नौकरी करते हुए इन्हीं के दौरान यह एक शेर की हत्या करते हैं और यहीं पे उनको शेर खां की उपाधि जो है बहार खान लोहानी के द्वारा दिया जाता है। तो शेर खां की उपाधि शेरशाह सूरी को बहार खान लोहानी के द्वारा दिया जाता है, यह आप याद रखिएगा। बोला जाता है कि जब उनके द्वारा शेर की हत्या की जाती है और वहाँ उनके पास जब वह नौकरी कर रहे होते हैं शेरशाह सूरी, तो वहाँ के जो शासक रहते हैं बहार खान लोधी, उनको कई जो वहाँ के उनके जो क्षेत्र के जो शासक होते हैं छोटे छोटे, उनके द्वारा काना फुसकी की जाती है। उन्हें गलत अफवाह फैलाया जाता है कि जो शेर खां है वह आपके सत्ता को आगे चल के हथिया लेगा, वह आपको इस गद्दी से हटा देगा। और इसी कारण शेर खां और बहरा खान लोधी में अनबन हो जाती है। और कहा जाता है कि जब ये दोनों में अनबन हो जाती है तो वह इसके यहाँ से भी नौकरी छोड़ करके वह मुगलों की सेना में शामिल हो जाते हैं जाकर। उस समय मुगल वंश की स्थापना हो रही होती है और बाबर जो है यहाँ शासन कर रहे होते हैं और उन्हें बहुत सारे सैनिकों की ज़रूरत होती है। इसीलिए जो है शेर खां मुगल की सेना में जाकर शामिल हो जाते हैं। और कहा जाता है कि मुगल की सेना में जाकर के यह बहुत सारी युद्ध विद्या सीखती है, युद्ध करने का तरीका सीखते हैं कि किस तरह से जो एक बड़ा शासक होता है वह दूसरे प्रांत पर आक्रमण करके, दूसरे प्रांत पे युद्ध करके उस प्रांत को जीतता है और उस पे शासन करता है। तो मुगल की सेना में रह करके यह युद्ध नीति को सीखते हैं और युद्ध नीति सीखने के बाद यह एक कथन कहते हैं। यह कथन क्या है आप देखिएगा। यह कहते हैं कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा साथी रहा तो मैं मुगलों को भारत से बाहर कर दूंगा। यानी कि मुगलों की सत्ता को जब देखते हैं, मुगल लोग के जो युद्ध करने का तरीका होता है उसे देखते हैं, तो यह कहते हैं कि अगर भाग्य हमारा साथ दिया और सौभाग्य हमारा साथी रहा तो मैं मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर कर दूंगा। और होता यह है कि चंदेरी का जो युद्ध होता है, इसी युद्ध में यह जो है बाबर की सेना की तरफ से जाकर लड़ते हैं और इसी युद्ध में यह सारी चीज़ों को देखते हैं और देखने के बाद यह कथन जो है वह कहते हैं। तो याद रखिएगा। उसके बाद कहा जाता है कि मोहम्मद शाह जो रहते हैं, यही जो बहार खान लोहानी रहते हैं, इन्हें मोहम्मद शाह के नाम से भी जाना जाता है। तो जिस समय वह मुगल की सेना में रहते हैं, उस समय कुछ दिनों के बाद बहार खान लोहानी, जिसको कि मोहम्मद शाह के नाम से जाना जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब उनकी मृत्यु होती है तो कहा जाता है कि उस समय तक पुनः जो है शेरशाह उनके दरबार में आ गए होते हैं और उनके पुत्र के संरक्षक के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। जब बहार खान लोहानी की मृत्यु होती है तब कहा जाता है कि शेरशाह के द्वारा उनकी जो विधवा पत्नी रहती है दूदू बेगम, उनसे शादी कर लेते हैं वो। और शादी करके वह उनका जो पुत्र रहता है जलाल खां, उसके संरक्षक के रूप में
और उसका क्षेत्र रहता है, उस क्षेत्र के प्रधान शासक के रूप में वहाँ कार्य करने लगते हैं। और कहा जाता है कि जो उनके पुत्र रहते हैं जलाल खां, वह अफगान सरदारों के साथ बंगाल भाग जाते हैं। जब यहाँ पे आकर के शेर शाह यहाँ अपना आधिपत्य जमा लेते हैं, उनसे उनकी विधवा पत्नी दूदू बेगम से शादी करने के बाद, तो उसके बाद जो उनका पुत्र रहता है जलाल खां, वह इनके डर से अफगान सरदारों के साथ बंगाल भाग जाता है। और कहा जाता है कि दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक के रूप में उस समय यह जो है उभर कर आते हैं शेर खां, और यह हजरत ए आला की उपाधि उसी समय धारण कर लेते हैं। तो जब यह दक्षिण बिहार का वास्तविक सुल्तान के रूप में उभर कर आते हैं तो इनके द्वारा हजरत ए आला की उपाधि धारण की जाती है। तो यह भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हजरत ए आला की उपाधि किनके द्वारा धारण की गई थी, तो यह शेरशाह सूरी के द्वारा ही धारण की गई थी। और कहा जाता है कि जब यह दक्षिण बिहार के शासक के रूप में उभर कर आते हैं तो फिर उसी समय इनका भाग्य कितना अच्छा होता है कि 1530 ईस्वी में चुनार के किले के जो शासक रहते हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है। चुनार के शासक जो ताज खां रहते हैं उनकी 1530 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और कहा जाता है कि फिर यह चुनार जाकर उनकी जो विधवा पत्नी रहती है लाड मलिका, उनसे भी यह विवाह कर लेते हैं। तो इस प्रकार कहा जाता है कि 2 विधवा महिलाओं के साथ शेरशाह सूरी ने विवाह किया था। एक तो महमूद शाह की पत्नी दूदू बेगम से और दूसरा जो था ताज खां की पत्नी लाड मलिका से वह शादी कर लेते हैं। और शादी के बाद वह जो है चुनार के क्षेत्रों का भी आधिपत्य अपने हाथों में ले लेते हैं। तो दक्षिण बिहार और चुनार का क्षेत्र जो है इस प्रकार उनके कब्जा में आ जाता है, उसके अधीन हो जाते हैं। और कहा जाता है इसके बाद शेरशाह सूरी जो हैं अपने साम्राज्य का विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी करना चाहते हैं, और अन्य क्षेत्रों में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के प्रयास में उनके द्वारा कई युद्ध लड़ा गया है। तो आइए उन सारे युद्धों को देखते हैं कि वह युद्ध जो है कब कब लड़ा गया है, और उनसे ऑब्जेक्टिव बनाकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में उसे भी क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो कहा जाता है कि 1532 में दोहरिया का जो युद्ध हुआ था हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में, यह जानकारी जो है हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में जो हुमायूं का वीडियो था उस वीडियो में हम लोगों ने इस युद्ध के बारे में, दोहरिया के युद्ध के बारे में पढ़ा था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो 1532 में दोहरिया के युद्ध में जो है महमूद लोदी और हुमायूं के बीच जो युद्ध होता है, उस युद्ध में महमूद लोदी के तरफ से शेर खां जो रहते हैं वह भी सहायता करते हैं। चूँकि महमूद लोदी भी एक अफ़गान रहते हैं और शेर शाह भी एक अफ़गान रहते हैं, इसीलिए यह महमूद लोदी की सहायता करते हैं। और होता यह है कि हुमायूं के द्वारा महमूद लोदी को पराजित कर दिया जाता है, और महमूद लोदी को पराजित कर देने के उपरांत वह देखते हैं कि शेरशाह ने चूँकि इनका साथ दिया था, इसीलिए वह 1532 में जब महमूद लोदी को हराते हैं तो उनका पीछा करते हुए वह 1532 में ही उनके क्षेत्रों में भी, जो चुनार का क्षेत्र होता है और दक्षिण बिहार का क्षेत्र, उस क्षेत्र में आ जाते हैं। और कहा जाता है कि चुनार के क्षेत्रों में जब आते हैं तो यह शेर शाह का जो किला रहता है उसे चारों तरफ से हुमायूं द्वारा घेर लिया जाता है। और कहा जाता है कि यहाँ पे हुमायूं के द्वारा शेरशाह से युद्ध नहीं लड़ा जाता है, और उसके बदले में शेरशाह जो अपना बेटा रहता है कुतुब खां, वह अपने बेटे को हुमायूं की सेवा में भेज देता है। और यही जो संधि रहती है, यही जो युद्ध नहीं किया जाता है, यही संधि हुमायूं के लिए सबसे ज़्यादा विध्वंसक, सबसे ज़्यादा खतरनाक आगे जाकर साबित होता है। तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो 1532 ईस्वी में
हुमायूं से युद्ध नहीं लड़ा जाता है, हुमायूं युद्ध नहीं लड़ते हैं शेरशाह से और संधि कर लेते हैं तथा शेरशाह उसके बदले अपने बेटे कुतुब खां को हुमायूं की सेवा में भेज देते हैं। और उसके बाद कहा जाता है कि शेर खां के द्वारा इधर एक सूरजगढ़ का युद्ध लड़ा जाता है। यह युद्ध 1534 ईस्वी में बंगाल के क्षेत्रों में लड़ा जाता है और बंगाल के क्षेत्रों में युद्ध लड़कर शेर खां इस युद्ध को जीत लेते हैं और जीतकर बंगाल के क्षेत्रों पर भी अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। और फिर इधर एक चौसा का युद्ध होता है। जब यह बंगाल के क्षेत्रों को जीतते हैं तो उस समय हुमायूं फिर लौटकर जब वापस आते रहते हैं, वह भी बंगाल के अभियान पे चूंकि जाते हैं, तो जब वापस लौटते रहते हैं तो बिहार के चौसा नामक स्थान पे एक चौसा का युद्ध होता है शेरशाह और हुमायूं के बीच में। और कहा जाता है कि यह युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया और इस युद्ध में शेरशाह जो हैं हुमायूं को पराजित कर देते हैं। और हुमायूं के पराजय होने के बाद हुमायूं जो है अपने जान बचाने के लिए उस समय गंगा नदी जो उफान में आई हुई रहती है, उस गंगा नदी में अपने घोड़े सहित कूद जाते हैं। और कहा जाता है कि बाद में निजाम नामक भिस्ती, जो निजाम नामक एक नाविक रहते हैं, उनके द्वारा हुमायूं की जान बचा ली जाती है और उसकी जान बचाकर फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है और फिर वह अपने दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो चौसा के युद्ध में पराजय के बाद जब हुमायूं भाग करके फिर दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों में जाते हैं तो उनके एक साल पश्चात ही फिर शेरशाह और हुमायूं के बीच एक युद्ध लड़ा जाता है जिसे कि बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और यह युद्ध 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा जाता है। और कहा जाता है कि इस युद्ध में वह हुमायूं को बुरी तरह से हरा देते हैं, हुमायूं को बुरी तरह से पराजित करते हैं और हुमायूं को दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों को छोड़कर सिंध के क्षेत्रों में भागना पड़ता है। और यहीं से इस युद्ध को बिलग्राम या जिसे कन्नौज के युद्ध के नाम से जाना जाता है, इस युद्ध के जीतने के बाद शेरशाह जो हैं दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों में एक नए वंश की नींव रख देते हैं। तो एक नए वंश की स्थापना की जाती है इस बिलग्राम के युद्ध को जीतने के बाद और उस वंश का नाम होता है सूरवंश। तो 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के द्वारा इस बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध को जीतकर नए वंश की स्थापना की जाती है जिस वंश का नाम होता है सूरवंश। तो इसे आप याद रखिएगा, सूरवंश की स्थापना जो है शेरशाह सूरी बिलग्राम या कन्नौज को युद्ध के जीतने के बाद किए थे। और कहा जाता है यहीं से वह जो शेर खां रहते हैं अपना नाम बदलकर शेरशाह सूरी कर लेते हैं। तो यहाँ से वह शेरशाह सूरी के नाम से जाने जाते हैं। तो आइए इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, शेरशाह सूरी के बारे में। अब कहा जाता है कि इनके द्वारा जो है जब दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों पे आधिपत्य जमा लिया जाता है तो फिर यह अपना साम्राज्य और अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार करना चाहते हैं। और उसका परिणाम यह होता है कि आगे वह जो सिंध के क्षेत्रों में ही एक गख्खर जनजाति रह रही होती है जो कि हुमायूं के सहयोगी के रूप में जाने जाते थे, उनके विरुद्ध यह युद्ध छेड़ देते हैं और इस गख्खर जनजाति को बुरी तरह से 1541 में हराते हैं। जो यह गख्खर जनजाति जो है वह पेशावर के क्षेत्रों में रहते थे। फिर कहा जाता है कि जब यह गख्खर जनजाति को हराते हैं तो उसी दौरान बंगाल के क्षेत्रों में कुछ छोटे शासकों के द्वारा इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया जाता है। तो फिर शेरशाह सूरी खुद बंगाल के क्षेत्रों में जाकर 1541 ईस्वी में इस बंगाल के विद्रोह को दबाते हैं। तो बंगाल का विद्रोह उनके द्वारा 1541 में दबाया गया। फिर कहा जाता है कि मालवा के मल्लू खां जो रहते हैं, जिनको कादिर खां के नाम से भी जाना जाता है, वह जो है 1542 ईस्वी में जब उनसे युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं शेरशाह सूरी, तो वह आत्मसमर्पण
कर देता है, इनसे युद्ध नहीं लड़ता है और वह आत्मसमर्पण कर देता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। फिर आगे हम लोग चलते हैं, जो महत्वपूर्ण युद्ध शेरशाह सूरी के द्वारा लड़ा गया है। कहा जाता है कि एक रायसीन का युद्ध जो है शेरशाह सूरी के द्वारा लड़ा जाता है। चूँकि जब इस बिलग्राम के युद्ध को जीतते हैं तो मुगलों को तो यह भगा ही चुके थे दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों से, तो अगर इनका फिर कोई टक्कर देने वाला यहाँ बच गया था तो वह था राजपूत शासक, और इसी कारण वह राजपूत शासकों पर भी आक्रमण करना प्रारंभ कर देते हैं। और कहा जाता है कि इस रायसीन के युद्ध में वह 1543 ईस्वी में राजा पूरनमल के खिलाफ आक्रमण कर देते हैं। और कहा जाता है कि रायसीन के किले में ही पूरनमल अंदर में छिपे हुए रहते हैं, वह बाहर नहीं निकलते हैं। और कहा जाता है कि तब जी या 1543 ईस्वी में जो उनके द्वारा हमला किया गया था, तो इसमें राजा पूरनमल बाहर नहीं निकलते हैं। और कहा जाता है कि फिर एक संधि के रूप में होता है, एक संधि होता है पूरनमल और इसके शेरशाह सूरी के बीच में। और कहा जाता है कि शेरशाह सूरी के द्वारा कहा जाता है कि अगर यह रायसीन का क्षेत्र हमें दे दिया जाए तो हम युद्ध नहीं करेंगे और किसी भी राजपूत शासकों को नहीं मारेंगे। तो राजा पूरनमल इस बात पे विश्वास नहीं करते हैं और इसीलिए जो शेरशाह सूरी रहते हैं यह कुरान पर हाथ रखकर शपथ खाते हैं, और इसके जो साक्षी के रूप में रहते हैं वह रहते हैं कुतुब खां। और जब वह कुरान पर हाथ रखकर कसम खाते हैं तब कहा जाता है कि राजा पूरनमल अपने किले से बाहर निकलते हैं और वो जो पूरा किला रहता है वह शेरशाह सूरी को दे देते हैं और वह एक कैंप बनाकर अलग क्षेत्रों में रहने लगते हैं। तो कहा जाता है कि रात्रि के समय शेरशाह सूरी के द्वारा उस कैंप पर हमला कर दिया जाता है और कई राजपूत शासकों को मार दिया जाता है। तो इसी में कुतुब खां जो रहते हैं वह इस ग्लानि के चलते कि चूंकि वह कुरान पर हाथ रखकर कसम खाए थे कि रायसीन का क्षेत्र जब हमें दे दिया जाएगा तो इसके बाद हम कोई युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी राजपूतों को मारा जाता है। स्त्रियों के द्वारा जौहर प्रथा अपनाया जाता है उस समय। तो कहा जाता है कि कुतुब खां जो है आत्मगिलानी से आत्महत्या कर लेते हैं। और इसी जो रायसीन का जो युद्ध होता है, इसी युद्ध के लिए शेरशाह सूरी को बहुत नीच नज़रों से भी देखा जाता है, वह कलंकित हो जाता है। चूँकि वह कुरान पर हाथ रखकर कसम खाए थे और उसका पालन नहीं किए थे, इसीलिए इस युद्ध से वह कलंकित के रूप में भी देखे जाते हैं। फिर उनके द्वारा जो अगला आक्रमण किया जाता है वह मारवाड़ के क्षेत्रों पे किया जाता है, और मारवाड़ के क्षेत्र के शासक रहते हैं उस समय राजा मालदेव। यह आक्रमण जो है 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी के द्वारा किया जाता है। उसके बाद जो अगला हमला होता है उसके द्वारा राजपूत राज्य जो एक रहता है जोधपुर, उस पे इनका अगला हमला होता है। और कहा जाता है कि जोधपुर के जो शासक होते हैं इनसे युद्ध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन चूँकि राजपूत का जो राजपूत जाति होता है वह क्षत्रिय जाति होता है, और उनके जो सरदार रहते हैं जैता और कुंपा नामक दो सरदार रहते हैं, उनसे उनकी चुनौती जो है देखी नहीं जाती है और उनके चुनौती को स्वीकार कर उनसे युद्ध लड़ते हैं। और जैता और कुंपा के द्वारा उनके विरुद्ध युद्ध लड़ा जाता है, और इस युद्ध में शेरशाह सूरी को भारी नुकसान सहना पड़ता है। और कहा जाता है कि इस युद्ध में उनके द्वारा एक कथन कहा गया है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की साम्राज्य को खो देता। यानी कि उस युद्ध में शेरशाह सूरी को इतना हानि होता है कि उन्हें यह कथन कहना पड़ता है कि एक छोटे से साम्राज्य को जीतने के लिए हम आज पूरा हिंदुस्तान का साम्राज्य खो देते। यानी कि अगर थोड़ा देर और युद्ध चलता तो शेरशाह सूरी उस युद्ध में हार जाते। तो इसीलिए यह कथन जो है शेरशाह सूरी के द्वारा कहा जाता है। फिर अगला जो युद्ध लड़ा जाता है वह कलिंजर का युद्ध शेरशाह सूरी के द्वारा लड़ा जाता है, और कहा जाता है कि यही कलिंजर का युद्ध इनके जीवन का आखिरी युद्ध होता है। तो कलिंजर का युद्ध उनके द्वारा 1545 ईस्वी में बुंदेलखंड के राजा
कीरत सिंह के विरुद्ध लड़ा गया। तो कलिंजर के युद्ध बुंदेलखंड का जो क्षेत्र होता है, जिनके राजा होते हैं कीरत सिंह, उन्हीं के विरुद्ध लड़ा जाता है। और कहा जाता है कि उनके किलों को यह चारों तरफ से घेर करके रखते हैं, और कीरत सिंह जब बाहर नहीं निकलते हैं तो उनके किलों को तोपों की सहायता से हमला करके उनके किलों को तोड़ने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दे देते हैं। और होता यह है कि जब उक्का नामक एक अग्नेय शास्त्र रहता है, उक्का नामक जो तोप रहता है, जब उसका गोला दागा जाता है तो उसका गोला उसके किले के दीवार से टकराकर वापस आकर हुमायूं को ही शेरशाह सूरी को ही लग जाता है, और शेरशाह सूरी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। और कहा जाता है कि शेरशाह सूरी कुछ दिनों के बाद इसी घायल अवस्था में उनकी मृत्यु जो है हो जाती है। फिर इनके मृत्यु के बाद इनके उत्तराधिकारी के रूप में इनके दो पुत्र रहते हैं, एक आदिल खां और एक जलाल खां। आदिल खां इनके बड़े बेटे रहते हैं तथा जलाल खां इनका छोटा बेटा रहते हैं। जलाल खां को ही इस्लाम शाह के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जो है 1545 ईस्वी में इनके मृत्यु के बाद शेरशाह सूरी के अगले शासक के रूप में बैठते हैं। तो 1545 ईस्वी में सूरवंश का जो अगला शासक है वह जलाल खां बनते हैं, और यह 1545 से 1553 ईस्वी तक यहाँ शासन करते हैं। और कहा जाता है कि वहाँ के जो सूबेदार रहते हैं उनके द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है, और तो उनके द्वारा जो विद्रोह किया जाता है तो जलाल खां के द्वारा उन विद्रोहों को कट्टरता से दबाया जाता है, यानी कि सभी को मार मार कर उन विद्रोह को दबाते हैं, इसीलिए इन्हें कट्टर शासक के रूप में जाना जाता है। यहाँ तक कहा जाता है कि उनके जो सूबेदार रहते हैं वह इनके जूते तक को भी सलाम करते हैं, क्योंकि यह एक कट्टर शासक के रूप में जाने जाते हैं। फिर कहा जाता है कि बीमारी के कारण 1553 ईस्वी में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। और जलाल खां के मृत्यु के बाद कहा जाता है कि उनके जो 12 वर्षीय पुत्र रहते हैं फिरोज शाह, उन्हें जो है गद्दी पे बैठाया जाता है। और जब उन्हें गद्दी पे बैठाया जाता है तो मात्र 3 दिन बाद ही मुबारिक खां, जिसे कि आदिल खां के नाम से भी जाना जाता है, इस मुबारिक खान को आप याद रखिएगा, मुबारिक खां जिसे आदिल खां के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा उनके 12 वर्षीय पुत्र की हत्या कर दी जाती है। और सूर साम्राज्य जो रहता है वह 5 भागों में विभक्त हो जाता है। और चूँकि वह हुमायूं जो हैं, चूँकि वह सिंध के क्षेत्रों में भाग करके चले जाते हैं, और ईरान के क्षेत्र के जो शाह रहते हैं उन्हें शिया वंश धारण करने की सलाह देते हैं, और उसके बदले वह उनकी सहायता करने का वादा करते हैं। तो उधर हुमायूं के द्वारा शिया वंश ग्रहण कर लिया जाता है, और ईरान के शाह के साथ मिलकर 1555 ईस्वी में फिर से दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों पे हमला कर दिया जाता है, और वह एक युद्ध लड़ते हैं जो कि सरहिंद के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस सरहिंद के युद्ध में पुनः हुमायूं विजित होते हैं, वह पुनः इस युद्ध को जीत लेते हैं, और फिर से दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों पर मुगल वंश की स्थापना कर देते हैं। तो उधर जो वह जाते हैं ईरान के क्षेत्रों में, वह शादी भी करते हैं और उनका एक पुत्र होता है। ये सब चीज़ों हम लोगों ने हुमायूं के वीडियो में पढ़ लिया है, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। तो फिर आकर यह मुगल वंश की स्थापना नींव रखते हैं यहाँ पे, और कहा जाता है कि फिर जो है इनके जो पुत्र हैं अकबर, वह अगले शासक के रूप में मुगल वंश की गद्दी पे बैठते हैं। तो आज के वीडियो से हम लोगों ने सूर वंश के तहत जो शेरशाह सूरी उनके प्रमुख शासक थे उनके बारे में ऑब्जेक्टिव के माध्यम से सारे पॉइंट को क्लियर करने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर सारी चीज़ें समझ में आई है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। देखेंगे कि शेरशाह सूरी का जो है प्रशासनिक व्यवस्था इन 5 सालों में क्या रहा है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।